हेलो एवरीवन, स्टडी 82 पॉइंट पर मैं रंजीत सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट क्रमांक 3 लेके आया हूँ। और ये सभी क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। और आप सबको पता होगा कि एमपी जेल प्रेरी का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, तो हमें उसकी तैयारी करना है। और ये सभी क्वेश्चन एमसीक्यूज में रहेंगे। 25 क्वेश्चन हैं और वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखना। और जो नए व्यूवर्स इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, कौन से ऐसे शब्द हैं जिनका उच्चारण मात्रा या वर्ण के हल्के से हेरफेर के सिवाय प्राय समान होता है किंतु अर्थ में भिन्नता नहीं होती है। चार ऑप्शन है, विपरीतार्थक शब्द, समानार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द या युग्म शब्द। तो ये शब्द कहलाते हैं, ये कहलाते हैं युग्म शब्द। कौन से? युग्म शब्द। शब्द युग्म ऐसे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण प्राय समान तो होता है किंतु अर्थ में भिन्नता पाई जाती है। इसका उच्चारण वर्ण या मात्रा के थोड़े परिवर्तन के अतिरिक्त प्राय समान होता है। जैसे कि मान के चलिए आप गृह लिखना है, आपको ये गृह लिखना है और एक गृह ये होता है। इसका उच्चारण तो सेम लग रहा है लेकिन इनके अर्थ में परिवर्तन होता है। जैसे कि गृह का मतलब होता है सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड, इनको हम बोलते हैं गृह। और ये जो नीचे वाला गृह है इसका मतलब होता है घर। आई होप आपको समझ में आया होगा गृह और गृह में अंतर। तो क्वेश्चन सेकंड ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर नीचे वाक्यों में भेद बताइए, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। क्वेश्चन है आपको, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। चार ऑप्शन दिए गए, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, विधानवाचक और ये इच्छावाचक। तो दोस्तों प्रश्नवाचक, इसमें कोई प्रश्न की बात तो की नहीं गई इसलिए ऑप्शन तो होगा नहीं। निषेधवाचक वाक्य, इसमें कोई नेगेटिव सेंटेंस तो है नहीं। रहा सवाल विधानवाचक का, इसमें ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है। तो बचा कौन? फोर ऑप्शन इच्छावाचक शब्द है। मेरी इच्छा है भगवान आपको सद्बुद्धि दे, तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। बात करते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं और जिस वाक्य में किसी प्रकार की इच्छा हो या शुभकामना का बोध हो उसे हम बोलते हैं इच्छावाचक वाक्य। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन है, काम अपनी अवधि में ही पूर्ण हो सकता है। काम अपनी अवधि में ही पूर्ण हो सकता है, पहले नहीं। निम्न में से ये जो लोकोक्ति है उसका सही अर्थ आपने को बताना है। पहला है, यह मूंग और मसूर की दाल। दूसरा ऑप्शन है, हथेली पर सरसों नहीं जमती। तीसरा है, सहज पके सो मीठा पकवान। और फोर्थ है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो इसका करेक्ट आंसर तो हो जाएगा हथेली पर सरसों नहीं जमती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हथेली पर सरसों नहीं जमती मतलब काम अपनी अवधि में ही पूर्ण हो सकता है। आप चाहो तो पहले इस काम नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा हथेली पर सरसों नहीं जमती है। और ये नाम बड़े और दर्शन छोटे, इसका मतलब होता है गुण से अधिक उसकी बड़ाई करना, जिसको हम बोलते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे। आई होप आपको समझ में आया होगा। काम अपनी अवधि में ही पूर्ण हो सकता है, पहले नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा हथेली पर कभी सरसों नहीं जमती है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, दूध पीकर दीदी से कहानी सुनकर बच्चा सो गया। यह वाक्य किस चिन्ह को संबोधित करता है? विस्मय सूचक चिन्ह, योजक चिन्ह, अर्धविराम चिन्ह या अल्पविराम चिन्ह। क्वेश्चन ये कर रहा है कि जो सेंटेंस दिया गया है इसमें किन चिन्हों का उपयोग किया गया है। तो विस्मय सूचक चिन्ह, इसका ऐसा आता है इसका चिन्ह। योजक चिन्ह, इसका हाइफन। अर्धविराम चिन्ह, इसका एक बिंदी करके ये थोड़ा सा कॉमा लगता है। और अल्प विराम कॉमा, तो इसमें किस चिन्ह का प्रयोग किया है? कॉमा का, कॉमा जो होता है उसका उपयोग किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अल्प विराम। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। दूध पीकर दीदी से कहानी सुनकर बच्चा सो गया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अल्प विराम का इसमें प्रयोग किया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन की संधि को हम क्या कहते हैं? गुण संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि या फिर विसर्ग संधि। तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन की संधि को हम बोलते हैं विसर्ग संधि।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दुरासा लिखना हो आपको, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे हम, तो दु विसर्ग प्लस आशा। तो विसर्ग के साथ स्वर लगा हुआ है, ये विसर्ग लगे हैं, इसके साथ में स्वर लगा हुआ है, इसलिए ये कौन सा होगा, विसर्ग संधि। दु पॉइंट आशा, इसका होगा दुरासा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पड़वैया में प्रत्यय है, पड़वैया में प्रत्यय या, इया, बैया, अय्या। तो प्रत्यय आपको पता होगा, प्रत्यय का तात्पर्य उन वर्णों या समूह से होता है जो किसी शब्द के अंत में उसके अर्थ में विशेषता लाने के लिए लगाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि छलिया, छलिया, बढ़िया, पड़वैया या घटिया। छलिया में छल धन इया, तो ऐसे इसके एग्जाम्पल है। तो इसमें पड़वैया में कौन सा लगा है, तो इया लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वह कैसा सुंदर दृश्य है, ये किस प्रकार का वाक्य है, विधानवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक या विस्मयादि वाचक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा विस्मयादि वाचक। विस्मयादि वाचक क्यों, जिन वाक्यों में आश्चर्य होता है, हर्ष होता है, शौक होता है या घृणा आदि के भाव को व्यक्त करते हैं, उसको हम बोलते हैं विस्मयादि वाचक वाक्य। वह कैसा सुंदर दृश्य, उसको एकदम से आश्चर्य हुआ है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा विस्मयादि वाचक वाक्य। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तन का पर्यायवाची आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शरीर, झील, चंद्रमा या फिर घटिया। तो तन का पर्यायवाची आपको पता होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा शरीर। और भी इसके जैसे पर्यायवाची हैं, देह, अंग, तन, काया, गात और कलेवर, ये सभी तन के पर्यायवाची है। जैसे कि चंद्रमा के सोम, मयंक, मृगांक और विधु, ये जो हैं ये चंद्रमा के पर्यायवाची है। तो तनु का पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा शरीर, तन का पर्यायवाची शब्द होगा शरीर। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निस्तेज का संधि विच्छेद आपको बताना है। निस्तेज, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो निस्तेज का इसका करेक्ट आंसर होगा नी जो विसर्ग प्लस तेज, इसका संधि विच्छेद होगा नी प्लस तेज। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। कौन सी संधि है, तो आंसर से पता चल रहा है यह है विसर्ग संधि। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। महोदार्य का संधि विच्छेद आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, महाधन उदार्य, महाधन औदार्य, महाधन औदार्य और महाधन उदार्य। तो सबसे पहले यदि आपसे पूछा जाए कि महोदार्य में कौन सी संधि है, तो आप इसको बता सकते हैं वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि क्यों है, मैंने कहा था आपको, जिसके ऊपर 2 मात्रा लगी होती है वो हमेशा वृद्धि संधि कहलाती है, ये कीवर्ड है इसका। तो आप महोदार्य में संधि विच्छेद होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा महाधन औदार्य। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, महाधन औदार्य, और ये वृद्धि संधि है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और दोस्तों सभी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, जो नए व्यूवर्स देख रहे हैं वो भी इसको चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में। तो आप लाइक ज़रूर से ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। आप क्वेश्चन नंबर 12 है, छी कैसी लज्जा की बात है। यह बात किस चिन्ह को संबोधित करता है। 4 ऑप्शन है, विस्मय सूचक, योजक चिन्ह, अर्धविराम या फिर निर्देशक चिन्ह। तो क्वेश्चन है छी कैसी लज्जा की बात है ना। तो इसमें योजक चिन्ह इसमें कहीं यूज नहीं हुआ है, अर्धविराम कहीं चिन्ह यूज नहीं हुआ है, निर्देशक भी कुछ नहीं है, तो बचा कौन सा, विस्मय सूचक। इसमें यहाँ पर एक चिन्ह होता है, इसको हम बोलते हैं विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया। तो छी कैसी लज्जा की बात है, विस्मय सूचक शब्द है ये, इसका चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 12 का करेक्ट आंसर होगा विस्मय सूचक। बात करते हैं 13 क्वेश्चन की।
मिठ बोला में समास है। मिठ बोला किसको बोलते हैं? जो मीठा बोलने वाले को हम बोलते हैं मिठ बोला। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कर्मधारय समास, अवयवी भाव समास, द्विगु समास या फिर बहुब्रीहि समास। तो मीठे बोलने वाले को हम बोलते हैं मिठ बोला, और इसका करेक्ट आंसर होगा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। बहुब्रीहि समास किसको बोलते हैं? जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है और दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसको हम बोलते हैं बहुब्रीहि समास। तो आई होप आपको समझ में आएगा, मिठ बोला बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14, किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? आवट प्रत्यय बताना है कौन किस में नहीं है। तो सजावट, इसमें सजा प्लस आवट, इसमें तो है आवट। बनावट में, फिर आगे है रुकावट, तो रुकावट में रुक धन आवट, और घबराहट, घबराहट में घबरा धन आहट होगा, ना कि आवट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा घबराहट। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आवट प्रत्यय किस में नहीं है? घबराहट में नहीं है। बाकी सजावट, बनावट और रुकावट, इन तीनों में आवट प्रत्यय लगा हुआ है, जबकि घबराहट में घबरा धन आहट से मिलकर घबराहट बनता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पंचामृत शब्द में कौन सा समास है? पंचामृत, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास। तो पंचामृत में समास होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा द्विगु समास। द्विगु समास क्यों है? क्योंकि इसमें पंचामृत में शुरू के अक्षर जो दिया गया है, जो शब्द दिया गया है, वो संख्यावाचक है, इसलिए हम इसको द्विगु समास बोलेंगे। और द्विगु समास की डेफिनेशन क्या है? जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो तो वह द्विगु समास कहलाता है। तो इसी प्रकार से पंचामृत जो है वो होगा द्विगु समास। आई होप आपको समझ में आया होगा पंचामृत कौन सा समास है? द्विगु समास। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 16 क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, मैं दर्शन करने आया हूँ। तीसरा है मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। चौथा ऑप्शन है आपका मैं दर्शन करने आया हूँ आपके। तो आपने पूरा सेंटेंस पढ़ा होगा, तो आपको करेक्ट लगा होगा मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, और यही सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट शुद्ध वाक्य, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मुरेला में प्रत्यय है एला, रेला, ला और इला। तो बहुत सिंपल है, मुरेला में जो प्रत्यय होगा वो होगा एला। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। मुरेला में प्रत्यय होगा एला। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बात करते हैं 18वां क्वेश्चन की। प्रतिध्वनि शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा? प्रतिध्वनि। तो प्रतिध्वनि प्रति प्लस ध्वनि से मिलकर बना है प्रतिध्वनि, तो उसका उपसर्ग सिंपल प्रति होगा इसका। तो प्रति कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है प्रति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रति, इज राइट आंसर। बात करते हैं 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन है, इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई है, और खालिस्तान दिया गया है, आगे है अनाज महंगा है। आपको एक ब्लैंक्स की जगह भरना है, और रिक्त स्थान में उचित अवयव दिए गए हैं, लेकिन आएगा, परंतु आएगा, क्योंकि आएगा, या इसलिए आएगा। तो आप इसको बता सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इसलिए। ऑप्शन नंबर 4, इस वर्ष फसल अच्छी हुई है, अनाज महंगा है। तो ये इसमें आएगा इसलिए अनाज महंगा है। इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई है, इसलिए अनाज महंगा है। ऐसे शब्द जिनमें लिंग हो, वचन हो, पुरुष हो या कारक हो आदि के कारण कोई विकार नहीं आता, उनको हम बोलते हैं अव्यय कहलाते हैं। और ये शब्द सदैव अपरिवर्तित अविकारी, और अविकारी को ही हम बोलते हैं, इनको अवयव को भी अविकारी शब्द बोलते हैं। हम अवयव को ही अविकारी शब्द बोलते हैं, जैसे कि आज, इधर, उधर, कब, किंतु, परंतु, इसलिए, ये सभी अविकारी शब्द है। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि इसमें करेक्ट आंसर होगा इसलिए। इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई है, इसलिए अनाज महंगा है। बात करते हैं 20वां क्वेश्चन की। आसमान से बातें करना मुहावरे का क्या अर्थ है?
मूर्खता भरी बातें करना, बहुत परिश्रम करना, बहुत तेज दौड़ना या बहुत ऊंचा होना। तो आसमान से बातें करना मतलब बहुत ऊंचा होना। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। जैसे कि बहुत परिश्रम करना, इसका मतलब होता है बहुत परिश्रम करना, एड़ी चोटी का पसीना एक करना। बहुत परिश्रम करना, एड़ी चोटी का पसीना एक करना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आसमान से बातें करना एंड बहुत ऊंचा होना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 21 क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य आपको बताना है। आज का समाचार अच्छा है, आज के समाचार अच्छे हैं, समाचार अच्छे हैं आज के, या फिर अच्छे हैं आज के समाचार। तो 21 का करेक्ट आंसर होगा आज के समाचार अच्छे हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिल मसोस कर रह जाना, मुहावरा दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। दिल मसोस कर रह जाना, बेपनता की स्थिति में होना, अक्षम होना, लालच आना, या फिर खींच कर रह जाना। तो दिल मसोस कर रह जाना मतलब होता है खींच कर रह जाना। खींच नहीं है, खींच है वो थोड़ा सा, खींच कर, करेक्शन कर लेना, खींच कर रह जाना। और विपन्नता की स्थिति में होना मतलब अग्नि परीक्षा देना। इसका मतलब होगा विपन्नता की स्थिति में होना मतलब अग्नि परीक्षा देना। और लालच आना मतलब ललचाना, इसका मतलब होता है मुंह में पानी आना। मुंह में पानी आना का मतलब लालच आना। विपन्नता की स्थिति में होना मतलब अग्नि परीक्षा देना। और दिल मसोस कर रह जाना मतलब खींच कर रह जाना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। 22 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बात करते हैं 23वां क्वेश्चन की। निम्न में से कर्ता में जो है उसका एक वचन का बहुवचन आपको बताना है। मैं का बहुवचन, मुझे, मेरे लिए, हमारा या हम। तो मैं जो है उसका बहुवचन होगा हम। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। मैं का बहुवचन होगा हम। अगला क्वेश्चन 24 क्वेश्चन है, शिथिल के पर्यायवाची शब्द आपको बताना। शिथिल के ऑप्शन है वीर बहादुर योद्धा, बी है विनम्र श्रेष्ठ सुशील, तीसरा है स्वस्थ ढीला धीमा, और चौथा है प्रचुर बहुल और शक्तिहीन। तो शिथिल है उसका पर्यायवाची शब्द होगा, इसका होगा सुस्त ढीला और धीमा। ये सुस्त कर लेना आप, सुस्त ढीला और धीमा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं शिथिल, सुस्त ढीला धीमा, और ये शिष्ट जो है, शिष्ट का मतलब होता है सज्जन, सभ्य, विनम्र, सुशील, शालीन। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। शिथिल का पर्यायवाची है सुस्त ढीला और धीमा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बात करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, राधिका ने ब्लैंक्स दिया हुआ है, फूल बालों में लगाए हैं, रिक्त स्थान के लिए कौन सा विशेषण शब्द उचित नहीं है। कौन सा इसमें नहीं बताना है आपको। सुंदर फूल बालों में लगाए हैं, लाल फूल बालों में लगाए हैं, बड़े फूल बालों में लगाए हैं, या आज फूल बालों में लगाए हैं। तो राधिका जो है, राधिका ने आज फूल बालों में लगाए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये नहीं होगा विशेषण। बाकी ये सुंदर, लाल और बड़े, ये तीनों विशेषण लग सकते हैं, लेकिन ये आज नहीं लग सकता है। तो इसका मतलब ये होता है संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। और जैसे कि सुंदर है, मोटा है, गोरा है, बड़े हैं, छोटे हैं, लाल हैं, ये सभी विशेषण हैं। और विशेषण जिस शब्द की विशेषता प्रकट करते हैं उनको हम बोलते हैं विशेष्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 आज। ये विशेषण उचित नहीं है, बाकी तीनों विशेषण उचित हैं। तो ये दोस्तों ये 25 क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट। यदि मेरा वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो लाइक करना, शेयर करना। इसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट क्रमांक 4 लेके आऊँगा मैं। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।